हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में, यानी कि पीलिया क्या होता है, कैसे फैलता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं उसके लिए, और कैसे हम इस पीलिया से यानी जॉन्डिस से हम बच सकते हैं, और क्या हमें खाना चाहिए जॉन्डिस के होने के बाद ताकि ये जल्दी से ठीक हो सके। तो पूरा का पूरा ये हमारा लेक्चर होगा, अलग अलग 10 से 15 मिनट की वीडियो होंगे, अलग अलग पार्ट के, अलग अलग हम डिस्कस करेंगे एक एक पार्ट करके। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा मेरे को, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं ऐसे समझने की, क्योंकि मैं आपको पहले से डीपली से अच्छे से बता के चलूँगा जो भी होगा आपके बारे में पूरा डिटेल से। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा पूरा देखने के बाद में। और अगर आप यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, इन सभी हमारे चैनल्स है, वहाँ पे आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, वहाँ पे आपको अदर वीडियो भी मिल जाती हैं, हमारे जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ठीक है, उनकी वीडियो मिल जाएंगी। हेमेटोलॉजी के नोट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री के MCQ हैं, DHA के MCQ हैं, बहुत सारी वीडियो MCQ के बारे में वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन के अंदर कई बार आपको चेंजिंग करते हैं तो उसका मेंशन हम डिस्क्रिप्शन में करते हैं। ठीक है, तो गाइज स्टार्ट करते हैं जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस क्या होता है? इंक्रीज इन द लेवल ऑफ टोटल सीरम बिलिरुबिन बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट इज नोन एज जॉन्डिस। जब हमारी बॉडी के अंदर टोटल सीरम बिलिरुबिन की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, उस कंडीशन को हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। नॉर्मल कितना होता है जॉन्डिस? 0.2 से 1.2 mg पर डेसीलीटर होता है। कुछ लैब के अंदर आपको 1.1 भी मिल जाएगा ये, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है नॉर्मल रेंज में। तो आपको मेन ये पता रखना है कितना होता है, 0.2 से 1.2 mg पर डेल होता है। जब ये टोटल बिलिरुबिन हमारे बॉडी में अधिक बढ़ जाता है उस कंडीशन को हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। इन केस ऑफ जॉन्डिस द बिलिरुबिन में बी एब्जॉर्ब्ड बाय टिश्यू एंड स्किन सो दैट टिश्यू एंड स्किन में अपीयर येलो। जब जॉन्डिस यानी कि बिलिरुबिन अधिक बढ़ जाता है जॉन्डिस में, तो हमारे टिश्यू और जो स्किन होती है उसको कलर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उससे हमारे जो स्किन और जो टिश्यू होते हैं वो हमें येलोइश दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, स्किन, ठीक है, तो येलोइश दिखाई देने लगते हैं, यानी कि पीला पीला हमें अपनी जो स्किन होती हैं, नेल्स होते हैं, आइज होती हैं, ये सब पीली पीली दिखाई देने लगती हैं। तो उस टाइम हमें एक आइडिया भी लग जाता है कि हमारे आंखें पीली हैं, स्किन येलोइश होने लग रही है, तो हमें जॉन्डिस हो रखा है। तो उस टाइम हम लोग जॉन्डिस आप खुद भी करवा लेते हैं। अगर ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर इन सभी चीज़ों को चेक करके ही हमें एडवाइज करता है कि जॉन्डिस टेस्ट करवाना आपको। बिलिरुबिन इज येलोइश पिगमेंट क्रिएटेड एज ए हीमोग्लोबिन कंपोनेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज ब्रोकन डाउन। बिलिरुबिन क्या होता है कि येलोइश पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन कंपोनेंट की। और येलोइश पिगमेंट कहाँ से आता है? ये हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, तो उनसे जो हीमोग्लोबिन निकलता है, ठीक है, उस हीमोग्लोबिन से हमें जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो हीमोग्लोबिन बन जाता है बॉडी के अंदर, तो वो उससे हमारी जो RBC होती है उसका हीमोग्लोबिन का ही पार्ट होता है ये बिलिरुबिन। ठीक है, अलग अलग पार्टों में डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड होता है देखो मैं बताता हूँ आपको एक बार। जो हमारा बिलिरुबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन कैसे बनता है बॉडी के अंदर? रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो 120 दिन के बाद में ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, RBC हेमोलाइज आफ्टर 120 डेज। उसके बाद में RBC के अंदर से हीमोग्लोबिन बाहर निकल के आता है। ठीक है, वो हीमोग्लोबिन जो होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हिम और ग्लोब्युलिन। हिम जो होता है वो 4% होता है और ग्लोब्युलिन जो होता है वो 96% होता है बॉडी के अंदर। अब जो हिम होता है वो प्रोटोपोरफायरिन और आयरन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। प्रोटोपोरफायरिन जो होता है वो पोरफायरिन में डिवाइड हो जाता है, तो वहाँ पे जो रिडक्शन होती है तो वहाँ पे ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम कहते हैं बिलिरुबिन। ठीक है, तो बिलिरुबिन आप समझेंगे RBC ब्रेक डाउन होती है, और ब्रेक डाउन होने के बाद हीमोग्लोबिन निकलता है RBC से। आप मेरे को कमेंट करके ये बताएंगे RBC के कौन से पार्ट में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से, आप मेरे को ये बताएंगे RBC के कौन से पार्ट के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन दो पार्ट में टूटा हमारा, हिम और ग्लोब्युलिन में। हिम फिर से दो पार्ट में टूटता है, प्रोटोपोरफायरिन और आयरन में। आयरन वापस हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और वो यूज होता है बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में। और जो प्रोटोपोरफायरिन होता है वो पोरफायरिन में टूट जाता है, वहाँ पे ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम कहते हैं बिलिवर्डिन। और बिलिवर्डिन क्या होता है, वो आगे एल्ब्यूमिन से अटैच होके अनसोल्यूबल यानी कि वाटर में अनसोल्यूबल होता है जो हमारा बिलिवर्डिन होता है,
और वहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बन जाता है। इसी तरह से ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होती रहती है और वहीं से एक प्रोसेस कंटिन्यू होते होते हमारे यूरिन के अंदर बिलिरुबिन और स्टूल के अंदर बिलिरुबिन आने लगता है। तो ये लंबी प्रोसेस होती है। इसको हम जब कभी आगे पढ़ेंगे बिलिरुबिन के बारे में, आगे जो टेस्ट आएंगे और उनके बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, तब वो डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, हम अब आप समझ चुके हैं कि बिलिरुबिन क्या होता है, बिलिरुबिन क्या होता है, येलोइश पिगमेंट कैसे बनता है। नॉर्मली बिलिरुबिन इज डिलीवर्ड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इन योर लीवर। जो नॉर्मली बिलिरुबिन होता है वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा हमारे लीवर से बॉडी के अंदर आता रहता है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर सर्कुलेट होता है इनटू योर लीवर के द्वारा। देन इट पास थ्रू ट्यूब कॉल्ड बाइल डक्ट, और जो जिनके थ्रू ये पास होता रहता है उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, डक्ट कहते हैं। दीज डक्ट कैरी ए सब्सटेंस कॉल्ड बाइल, और जो ये सब्सटेंस होता है, जो डक्ट होता है, जो क्या सब्सटेंस कैरी करता है, बाइल करता है इनटू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये बाइल जो होता है ये सर्कुलेट होता रहता है। इवेंटुअली बिलिरुबिन इज पास्ड आउट ऑफ योर बॉडी थ्रू यूरिन और स्टूल, और लास्ट में इस प्रकार क्या होता है, जो बिलिरुबिन होता है ये हमारे बॉडी से पास आउट हो जाता है, यूरिन के द्वारा और स्टूल के द्वारा ये पास आउट हो जाता है। तो बिलिरुबिन कैसे बनता है, कैसे ये हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, लीवर के द्वारा सर्कुलेट होता है, लीवर से बाइल डक्ट और बाइल डक्ट के द्वारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ से फिर ये यूरिन से और स्टूल के द्वारा पास आउट हो जाता है। तो ये तो हो जाता है हमारा जॉन्डिस का। अब हम बात करते हैं, ये हमारा जॉन्डिस है। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट इमेज के अंदर आप दिखाई दे रहे पूरी येलो, इसकी जो आई है, आई का जो स्क्लेरा पार्ट है ये पूरा येलोइश हो रखा है। बीच में जो इमेज आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल क्लियर है, इसके अंदर आपको येलोइश जो पार्ट है जो हो रखा है वो बिल्कुल यहाँ पे वाइट है, और स्किन भी पूरी आपकी यहाँ पे क्लियर है। और जो राइट साइड में आप देख रहे हैं दोनों हैंड हैं ये येलोइश और नॉर्मल, दोनों आपको कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये जॉन्डिस इतना आपको कब दिखाई देता है, जब आपके बॉडी में जॉन्डिस 3 mg/dl से अबाउ चला जाता है, तब आपको ऐसा येलोइश पूरी स्किन और आईज आपकी ऐसी हो जाती है, नाखून से नील्स जो होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं पूरे, वो 3 mg/dl ऊपर होने पे तभी आपको बॉडी में इतना दिखाई देता है। टाइप ऑफ जॉन्डिस, अब बात करते हैं कि जो हमारा जॉन्डिस होता है वो कितने टाइप का होता है और उनको हम किस किस नाम से जानते हैं। तो 3 टाइप का हमारे यहाँ पे जॉन्डिस होता है। सबसे पहले हम बोलते हैं उसको प्री हेपेटिक जॉन्डिस। प्री हेपेटिक जॉन्डिस होता है, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं हेमोलाइटिक जॉन्डिस। यानी कि प्री का मतलब होता है पहले, बिफोर द लीवर। ठीक है, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। यानी कि प्री हिपेटिक यानी कि लीवर, हिपेटिक क्या होता है, लीवर को हम हिपेटिक बोलते हैं। प्री हिपेटिक जॉन्डिस यानी कि आपके लीवर में प्रॉब्लम नहीं है, लीवर से पहले कोई प्रॉब्लम है। यानी कोई भी चीज़ अगर आपके लीवर में जा रही है तो उसको लीवर में पहुंचने से पहले ही आपको दिक्कत हो रखी है। इसको प्री हिपेटिक जॉन्डिस को हम हेमोलाइटिक जॉन्डिस बोलते हैं, क्योंकि ये जो जॉन्डिस होता है ये लीवर में नहीं होता है, लीवर से पहले होता है। और किन कारणों से पहले होता है वो हम आगे देखेंगे। हिपेटिक जॉन्डिस क्या होता है, लीवर का जॉन्डिस, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, यानी कि जो आपका हेपेटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपको हेपेटिक जॉन्डिस बोला जाता है। इसको बोलते हैं इन द लीवर, यानी कि आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपको ये जॉन्डिस हुआ है। तो इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे कैसे इनका अलग अलग सिम्टम्स होते हैं सभी के, तो अब आपको आगे देखेंगे ना एक एक चीज़ करके तो पता चलेगा। पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस यानी कि बाद का, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस आफ्टर द लीवर। ठीक है, पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस क्या होता है, आफ्टर द लीवर, यानी कि जो प्रॉब्लम है आपको जॉन्डिस की वो लीवर के बाद का इशू है। यानी कि आपके लीवर से ऊपर एक चीज़ है, फिर बीच में लीवर है, उसके नीचे प्रॉब्लम है। यानी कि लीवर आपका ठीक है बट ऑब्स्ट्रक्शन जॉन्डिस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन जॉन्डिस, यानी कि आपका लीवर तो ठीक है बट कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ रुकी हुई है, कोई चीज़ फंसी हुई है, कहीं पे रुकावट है, उसकी वजह से आपको जॉन्डिस हो रखा है। तो उस जॉन्डिस को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन जॉन्डिस, यानी कि पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। ठीक है, पहला जॉन्डिस है प्री हिपेटिक, इसको बोलते हैं हेमोलाइटिक जॉन्डिस। दूसरा हिपेटिक जॉन्डिस है, इसको बोलते हैं हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। तीसरा जो है वो आपका पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, यानी कि किसी चीज़ के रुकने की वजह से जो आपको जॉन्डिस हो रहा है वो जॉन्डिस होता है, उसको लीवर के बाद का जॉन्डिस बोलते हैं। प्री हेपेटिक को लीवर से पहले का जॉन्डिस और हेपेटिक को लीवर का जॉन्डिस, यानी कि लीवर में प्रॉब्लम है आपके कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स होता है। अब इनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। ये हमारा यहाँ पे एक डायग्राम होता है, देखिए टाइप ऑफ जॉन्डिस है ना, यहाँ पे मेजर कोज क्या होते हैं। प्री हिपेटिक यहाँ पे देखो A, B, C 3 डिवाइड है। प्री हिपेटिक है यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स, हिमोलाइसिस, हीमोग्लोबिन। देखो
ये मैंने बोला था हेमोलाइटिक जॉन्डिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स है यहाँ पे, ये हेमोलाइज हुई है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन निकलता है, उसकी वजह से ज़्यादा आरबीसी टूटने की वजह से जो जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हेमोलाइटिक जॉन्डिस। अब आरबीसी ज़्यादा क्यों टूटेंगे, ऐसे आरबीसी टूटने लगी तो फिर तो आदमी की डेथ हो जाएगी थोड़े दिन में। तो किन किन कारणों से आरबीसी टूटती रहती है, आरबीसी बनती रहती है, प्रोसेस होता रहता है। हेपेटिक जॉन्डिस क्या होता है, आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, और लीवर में प्रॉब्लम किन कारण से हो रही है, तो लीवर की कैंसर है, कोई हेपेटाइटिस हो रखा है उसको, वायरल है, या कोई ऐसी ड्रग्स खा रहा है जिससे लीवर काम नहीं कर पा रहा, उसका लीवर को परेशानी हो रही है, ठीक है, सिरोसिस है, ट्यूमर है। लीवर को परेशानी क्या होती है, जैसे अगर हम कोई भी गर्म चीज़ खा लेते हैं तो हमारे मुंह को परेशानी होती है, उसी तरह से जो लीवर होता है, अगर इसको आप कोई केमिकल से खा रहे हैं, कोई सिरप ऐसी पी रहे हैं नशे वाली, एल्कोहल पी रहे हैं, तो वो क्या होती है, लीवर सेल्स को डैमेज करती है, अंदर जाके लीवर को नुकसान पहुंचाती है। उसी तरह से ही पोस्ट हेपेटिक क्या होता है, जो लीवर है इसके आगे से एक डक्ट आ रही है ये, ठीक है, और ये डक्ट पैनक्रियाज से मिलती है और स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे कनेक्ट रहती है ये बाइल डक्ट जो होता है ये, और यहाँ पे स्टोन गोल ब्लेडर जो होता है इसके अंदर अटैच होती है। तो यहाँ पे क्या होती है कि लीवर के बाद में जो डक्ट आ रही है, या तो ये डक्ट आपकी रुक जाती है किसी कारण से, या इस डक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या फिर पैनक्रियाज में कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसकी वजह से जो जॉन्डिस हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। देखिए यहाँ पे गोल स्टोन है, ठीक है, गोल ब्लेडर जो डक्ट है यहाँ पे इसके अंदर स्टोन्स हैं, कार्सिनोमा है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके हिस्से में एम्पुला है, कार्सिनोमा पैनक्रियाज ऑफ द हेड, ये जो पैनक्रियाज है इसके हेड में अगर कैंसर होके तो उसकी वजह रुकावट हो जाएगी, और जो बाइल होता है वो आगे इंटेस्टाइन के अंदर सर्कुलेट नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये इस तरह से एक डायग्राम है। आगे हम देखते हैं प्री हेपेटिक जॉन्डिस के कौन कौन से कारण होते हैं, ठीक है। प्री हेपेटिक जॉन्डिस आल्सो नोन एज हेमोलाइटिक जॉन्डिस, ये हमें पता है कि प्री हेपेटिक जॉन्डिस को हम लोग हेमोलाइटिक जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। डिफेक्ट बिफोर लीवर, यानी कि जो भी डिफेक्ट होता है वो लीवर से पहले, यानी कि लीवर में कोई लेना देना नहीं है, लीवर से कोई प्रॉब्लम नहीं, लीवर हमारा ओके है, बट जॉन्डिस तो हो रखा है ना। अगर जॉन्डिस हो रखा है तो क्या है, कह रहा है कि लीवर से पहले दिक्कत है ये, तो हम लीवर से पहले वाली चीज़ों को देखेंगे क्या है। देयर इज इंक्रीज ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, द लीवर सेल्स अनेबल टू कंजुगेटेड ऑल द इंक्रीज बिलिरुबिन फॉर्म्ड। क्या कहता है, जब आरबीसी का प्रोडक्ट आरबीसी का ब्रेक डाउन ज़्यादा होने लग रहा है और लीवर क्या हो रहा है, उस अधिक जो बिलिरुबिन बढ़ने लग रहा है उस बिलिरुबिन को कंजुगेट नहीं कर पा रहा है बिलिरुबिन, ठीक है, बिलिरुबिन उस कंजुगेट को संभाल नहीं पा रहा है, प्रॉपरली कंजुगेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कंजुगेट करेगा तो वो आगे इंटेस्टाइन वगैरह में जाएगा, गोल ब्लेडर में जाएगा, उसको प्रॉपरली भेज नहीं पा रहा है, उसको दिक्कत हो रही है। क्यों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन बढ़ने लग रहा है। क्यों बढ़ रहा है, आरबीसी बहुत ज़्यादा टूटने लग रही है, आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लग रहा है, इसलिए जो लीवर सेल्स हैं वो उसको कंजुगेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको अनेबल है कंजुगेट करने में, जो अधिक मात्रा में बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरोबिलिनोजन। अब बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने लग रही है, बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लग रहा है, तो यूरोबिलिनोजन भी अधिक मात्रा में बढ़ेगा, ठीक है, यूरोबिलिनोजन की मात्रा भी अधिक बढ़ जाएगी। विच अपेयर इन यूरिन इज वेरी लार्ज अमाउंट। अब यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच अपेयर इन यूरिन इज वेरी लार्ज अमाउंट। क्या होगा, यूरोबिलिनोजन जो है वो यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आने पास आउट होने लग जाएगा, ठीक है। बाइल साल्ट एंड बाइल पिगमेंट विल बी एब्सेंट इन यूरिन। बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट यूरिन के अंदर एब्सेंट हैं। ये जब आप यूरिन का चैप्टर पढ़ेंगे ना, बाइल साल्ट बाइल पिगमेंट क्या होता है, इसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्लिनिकल पैथोलॉजी के नोट्स मिलेंगे आपको, वहाँ पे आप जाकर उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम वगैरह में आता है, बाइल पिगमेंट यूरोबिलिनोजन अधिक पॉजिटिव आ रहा है तो कौन सा जॉन्डिस होता है, तो यूरोबिलिनोजन आपका पॉजिटिव आ रहा है यूरिन के अंदर, तो इसका मतलब पेशेंट को हेपेटिक जॉन्डिस है। कई बार डॉक्टर क्या करते हैं, यूरिन के अंदर सबसे पहले यूरिन टेस्ट करवा लेते हैं, मरीज जाके बताते हैं कि मेरा यूरिन जो है पीले रंग का आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल पीला यूरिन आ रहा है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, चलो इसका एक यूरिन टेस्ट करा लेते हैं। जो यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, यूरोबिलिनोजन हम लोग करते हैं नॉर्मल अमाउंट में होता है, लेकिन वो वहाँ पे यूरोबिलिनोजन बहुत ज़्यादा आने लग रहा है, पॉजिटिव 3+ आ रहा है, तो डॉक्टर क्या करे भाई, यूरोबिलिनोजन 3+ आ रहा है तो इसको एक बिलिरुबिन का टेस्ट कराते हैं। तो बिलिरुबिन जब करवाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि टोटल बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है,
तो और बाल साठ बाल पिगमेंट एब्सेंट है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई इसको प्री हेपेटिक जॉन्डिस हो रखा है। अब बात करते हैं कि आरबीसी हमारी जो अधिक मात्रा में क्यों टूटती हैं। देखो, द मोस्ट कॉमन कॉजेज ट्रस्टेड सोर्स ऑफ प्री हेपेटिक जॉन्डिस आर, प्री हेपेटिक जॉन्डिस के कौन कौन से कारण होते हैं जो भाई आरबीसी आपके ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, क्यों हो रही है। इंक्रीज ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी में भी बिकॉज ऑफ एबनॉर्मलिटी इन आरबीसी। आरबीसी हम सब जानते हैं अलग अलग शेप होती हैं। नॉर्मल आरबीसी बाइकॉन्केव डिस्क शेप की होती है, बट यहाँ पे क्या होती है, आरबीसी की एक शेप है ना वो प्रॉपर्ली बन नहीं पाती है। जब हम पेरिफेरिस में टेस्ट लगाते हैं उसके अंदर क्या देखते हैं, आरबीसी की शेप को देखते हैं, किस टाइप के आरबीसी, नॉर्मोसाइटिक आरबीसी है, हाइपोक्रोमिक है, ठीक है, एनिसोपोइकिलोसाइटोसिस है, स्पेरोसाइटोसिस है, क्रीनेटेड आरबीसी है, अलग अलग शेप होती हैं। तो वो इसलिए देखी जाती है कि आपकी बॉडी में जगह एनीमिया हो जाता है तो कौन सी टाइप की आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो वही कारण है कि इंक्रीज ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी में भी अधिक मात्रा में आरबीसी ब्रेक डाउन होने के कौन कौन से कारण हो सकते थे। एबनॉर्मलिटी इन आरबीसी, आरबीसी में के अंदर एबनॉर्मलिटी होना, स्पेरोसाइटोसिस, यानी कि जो आरबीसी हमारे नॉर्मल शेप में न होने के बजाय गोलाकार शेप है, उसकी बिल्कुल गोल है, लेकिन हमारी आरबीसी होती कैसे, ओवल स्पेरिकल शेप में होती है, डिस्क शेप की, ठीक है। तो आरबीसी बिल्कुल गोल हो रखी है आपकी, बिल्कुल स्पेरिकल शेप में, वो एक एबनॉर्मल शेप होती है। हीमोग्लोबिनोपैथी यानी कि हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन शेप होना, यानी कि हीमोग्लोबिन की जो शेप है वो एबनॉर्मल होना। इफ़ द हीमोग्लोबिन शेप इज नॉट नॉर्मल तो दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिनोपैथीज। अब आप कहें हीमोग्लोबिन की शेप का हमें कैसे पता चलेगा। देखो, हीमोग्लोबिन अलग अलग टाइप का होता है, हीमोग्लोबिन ए है, हीमोग्लोबिन सी है, हीमोग्लोबिन डी है, या आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन की अलग अलग टाइप्स होती हैं। तो उनका क्या होता है कि मोलिकुलर वेट होते हैं उनके, उन सब चीज़ों की जब इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है उस टाइम में ये सब चीज़ चेक की जाती हैं। तो हीमोग्लोबिनोपैथीज बोलते हैं उस डिजीज़ को, हीमोग्लोबिनोपैथी यानी एबनॉर्मल शेप ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सी डिजीज, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया, ये सब बीमारी होती है, इन सब के अंदर हीमोग्लोबिनोपैथीज की डिजीज़ हो जाती है। द मोस्ट कॉमन ट्रस्टेड प्री हेपेटिक जॉन्डिस। दूसरा क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज आउटसाइड ऑफ आरबीसी। पहले तो हमने देखी आरबीसी के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, पहला तो हमने देखा आरबीसी के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, आरबीसी की शेप सही नहीं है हमारी। दूसरा, हीमोग्लोबिन की शेप गड़बड़ है हमारी, सिकल सेल ज़्यादा बने हुए हैं, हीमोग्लोबिन सी डिजीज़ है, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में क्या होता है, ये तो प्रॉब्लम होती है ना, आरबीसी बनती नहीं है, बनती है तो उसकी प्रॉपर शेप नहीं बन पाती और उसी वजह से पेशेंट को हीमोग्लोबिन की कमी रहती है। नेक्स्ट क्या है, एबनॉर्मलिटी इन आउटसाइड आरबीसी, यानी कि आरबीसी तो ठीक है हमारी, ठीक है, बट फिर भी आरबीसी टूटने लग रही है। फिर क्या प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन का होना, मलेरिया, सेप्टिक्सेमिया इत्यादि। मलेरिया यानी कि किसी पेशेंट को मलेरिया हो रखा है और उसको कुनीन की दवाई खिलाई जा रही है। कुनीन की जो दवाई होती है वो हमारे आरबीसी को तोड़ती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसलिए कभी भी पेशेंट को मलेरिया हो जाता है, एक सही डॉक्टर होता है तो मलेरिया की दवाई खिलाने से पहले G6PD एंजाइम टेस्ट करवाया जाता है कि बॉडी के अंदर G6PD एंजाइम की कितनी मात्रा है, उसी के अकॉर्डिंग वो मलेरिया की जो डोज होती है ना उसको सेट करते हैं। सेप्टिक्सेमिया, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन होना ब्लड के अंदर सेप्टिक्सेमिया कहा जाता है, ठीक है। दूसरा कारण ये हो सकता है भी आपके आरबीसी तो ठीक है बट फिर भी आरबीसी टूटने लग रही हैं, तो उनका क्या कारण होता है, देखो उनको बोलते हैं एबनॉर्मलिटी आउटसाइड द आरबीसी, यानी आरबीसी आपकी ओके है बट फिर भी आरबीसी टूट रही है, तो क्या है, आरबीसी से बाहर की प्रॉब्लम है भाई, कुछ और दूसरा कारण है इसका। इन्फेक्शन का होना, मलेरिया होना, सेप्टिक्सेमिया। ABO-RH इनकम्पैक्टिबिलिटी, भाई किसी का ब्लड RH पॉजिटिव है और एक का RH नेगेटिव है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का है। जब बच्चा होता है तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, जॉन्डिस हो जाता है, अदर मदर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, तो और उसी वजह से जो मदर का ब्लड जो होता है वो बच्चे के अंदर सर्कुलेट करता रहता है, और जब डिलीवरी होती है तो बच्चे का ब्लड थोड़ा बहुत तो मदर के अंदर जाता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटती है, ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। तो ये कारण होता है हीमोग्लोबिन इनकम्पैक्टिबिलिटी का। ड्रग्स, सल्फेनामाइड एंड एंटी मलेरिया ड्रग्स और एस्पिरिन, ये अभी मैंने बताया ऊपर भी, ये कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती है, हमारे आरबीसी को नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। वो किसी बीमारी को ठीक तो करती हैं लेकिन थोड़ा बहुत उनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। अगर कोई मरीज़ टीबी की दवाई खा रहा है तो डॉक्टर हर उसको 3 महीने में 6 महीने में कहते हैं आप अपना LFT टेस्ट करवाना। क्यों करवाते हैं, क्योंकि वो टीबी की दवाई होती है ना, वो हमारे लीवर पे इफेक्ट भी डालती है, साइड इफेक्ट होते हैं उनके लीवर के ऊपर, तो इसलिए वो 3 महीने में 6 महीने कोई टीबी की दवाई खा रहा है, कोई किडनी को ठीक होने की दवाई खा रहा है, तो किडनी की दवाइयाँ कई बार लीवर पे इफेक्ट डालती है, तो डॉक्टर कहता है भाई 6 महीने में 3 महीने में
LFT टेस्ट करवाना, KFT टेस्ट करवाना, ठीक है, तो वो देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये दवाइयाँ जो होती है साइड इफेक्ट करती हैं, हमारे RBC को ब्रेक डाउन करती हैं। बर्न, हीट, डिस्ट्रैक्शन रेड ब्लड सेल, अगर कोई किसी को व्यक्ति को आग लग जाती है तो जो उससे हमारी जो बॉडी की जो होती है ब्लड वेसल्स होती है वो पूरी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है, सिकुड़ जाती है, उनके अंदर क्या होती है जो RBC होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, हीट की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, वो टूट जाती है, उसकी वजह से भी हीमोलाइटिक जॉन्डिस हो जाता है। ये था हमारा अभी तक का हीमोलाइटिक जॉन्डिस। ठीक है, तो RBCs टूट जाती हैं। तो ये है हमारा प्री हिपेटिक जॉन्डिस है, कैसे होता है, कौन कौन से कारण होते हैं, मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हिपेटिक जॉन्डिस के बारे में, यानी कि हिपेटिक जॉन्डिस क्या होता है, कौन कौन से उसके कारण होते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में आपको मैं बताऊँगा हिपेटिक जॉन्डिस क्या होता है, और उसी तरह से अलग अलग पार्ट में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा जॉन्डिस क्या होता है, उसको कैसे हम फैलने से बचा सकते हैं, और क्या हमें खाना चाहिए जॉन्डिस को ठीक करने के लिए। आपको नेक्स्ट पार्ट में पूरी जानकारी मिल जाएगी। गाइस, थैंक यू।